और जो इतना तेजी से फैला कि चंद दिनों में पूरी दुनिया को घुटनों पर ला दिया। अब इन ज़ॉम्बीज़ की तादाद इतनी ज्यादा हो गई कि इनसे लड़ पाना संभव नहीं था। जब फौजें हार गईं और हथियार कम पड़ गए तो बनाई गई एक दीवार जो इंसानियत की आखिरी उम्मीद थी। लेकिन जब यह दीवार भी इन ज़ॉम्बीज़ के समुंदर को नहीं रोक पाई तो सारी उम्मीद आ टिकी गैरी लेन पर, जिसने इस मौत से लड़ने का एक अनोखा रास्ता निकाल लिया और अब उसको अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए पूरी दुनिया ने अपनी ताकत लगा दी। ये कहानी है वर्ल्ड वॉर जेड मूवी की। इस दहशत की शुरुआत हुई उस दिन से जब गैरी अपनी पत्नी कैरन और दोनों बेटियों के साथ शहर की तरफ जा रहा था। सड़कों पर आज कुछ ज्यादा ही ट्रैफिक है और पूरी सड़कें गाड़ियों से खचाखच भरी है। गैरी नोटिस करता है कि आसमान में मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स की आवाज अचानक बढ़ गई है। तभी अचानक उसके बगल से एक पुलिस वाला अपनी मोटरसाइकिल लेकर निकलता है और गैरी की गाड़ी का मिरर तोड़ देता है। इससे गैरी टेंशन में आ जाता है और बाहर आकर टूटा हुआ मिरर उठा लेता है। जैसे ही गैरी बाहर निकलता है उसे महसूस होता है कि हालात बहुत गंभीर है। गैरी के पास बैठे एक टैक्सी ड्राइवर मदद करना चाहता है तो गैरी उससे पूछता है, तुम्हें पता है यहाँ क्या हो रहा है? लेकिन उसे भी कुछ समझ नहीं होता। थोड़ी देर बाद पास में एक बड़ा धमाका होता है जिससे वहाँ अफरा तफरी मच जाती है और लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तभी एक पुलिस ऑफिसर जल्दी से जेरी के पास आता है। उसी पल अचानक पीछे रफ्तार से आती एक बेकाबू ट्रक उस पुलिस वाले को रौंदती हुई आगे निकल गई और ट्रैफिक में फंसी गाड़ियों को टक्कर मारती हुई आगे बढ़ती रही। गैरी ने उसी वक्त अपनी कार उस ट्रक के पीछे लगा दी। वो ट्रक की आड़ लेकर ट्रैफिक से निकलना चाहता था, पर आगे एक स्क्वायर पे आकर वो ट्रक एक दूसरी ट्रक से टकराकर पलट गई। गैरी कार दूसरी दिशा में मोड़कर वहां से निकलने लगा, पर तभी एक के बाद एक दो गाड़ियां गैरी की कार से टकरा गईं। हालात बिगड़ते देख सब लोग अपनी अपनी कार से उतरकर भागने लगते हैं। गैरी के पास भी कोई और विकल्प नहीं होता तो वह अपनी फैमिली को बाहर निकालकर भागने का फैसला करता है। तभी उसे असली खतरे का एहसास होता है। लोग किसी अनजाने डर से नहीं भाग रहे थे, बल्कि उनके बीच कुछ इंसान संक्रमित होकर हमला कर रहे थे। ये संक्रमित इंसान बहुत आक्रामक होते हैं और मौका मिलते ही सामान्य लोगों पर झपट कर उन्हें काट लेते हैं। ताइवान में फैला रेबीज वायरस अब इतनी तेजी से फैल रहा है कि जल्द ही यहाँ भी पहुंच चुका है। ये संक्रमित बेहद खतरनाक है और पल भर में इंसानों को शिकार बना देता है। गैरी को एक टैक्सी ड्राइवर खतरे में दिखता है। वह बचने के लिए उसकी टैक्सी में घुसकर दरवाजा लॉक कर लेता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। तभी एक औरत गुस्से में टैक्सी के विंडशील्ड को खरोचकर दौड़ देती है और ड्राइवर पर हमला करके उसे मार देती है। बिल्कुल 12 सेकंड के अंदर वह ड्राइवर जो अभी तक इंसान था अचानक ज़ॉम्बी में बदल जाता है। यह देखकर गैरी हैरान रह जाता है। अब साफ हो जाता है कि सिर्फ 12 सेकंड में कोई इंसान ज़ॉम्बी बन सकता है। वह सड़क पर खड़ी एक गाड़ी का इस्तेमाल करता है ताकि भीड़ को चीरते हुए निकल सके। तभी एक ज़ॉम्बी उनकी गाड़ी पर हमला कर देता है। कैरन ज़ॉम्बी को लात मारकर गिरा देती है। गैरी ज़ॉम्बियों को कुचलते हुए आगे बढ़ता है और वे लोग वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। कुछ ही मिनटों में पूरा शहर अब ज़ॉम्बियों से भर चुका है। आर्मी भी वहां हेलीकॉप्टर लेकर आ चुकी है, लेकिन इस दहशत पर काबू पाना अब संभव नहीं है। शहर से बाहर निकलने के बाद रास्ते में उसकी बेटी को अस्थमा का दौरा पड़ता है। वह अपनी बेटी को कहता है कि पहले हम किसी फार्मेसी में जाकर तुम्हारी दवाइयाँ लेकर आएंगे। इतने में ही गैरी के पुराने दोस्त थियरी का फोन आ जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र का डिप्टी सेक्रेटरी जनरल है। थियरी उसे बताता है कि हालात सोच से भी ज्यादा खराब है। वॉशिंगटन, लंदन और मॉस्को जैसे शहर भी इसी आग में जल रहे हैं। थियरी गैरी को कहता है कि वह उसे बचाने के लिए एक एक्स्ट्रा एक्शन टीम भेजेगा, लेकिन इसके लिए गैरी को किसी तरह रात तक सुरक्षित रहना होगा। कुछ घंटों के बाद गैरी न्यू जर्सी शहर पहुंचता है। यह शहर भी पूरी तरह से आग की लपटों में है और यहाँ पर भी चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। गैरी रिचेल को लेकर फार्मेसी में जाता है, जबकि उसकी पत्नी सुपरमार्केट में फूड सप्लाई इकट्ठा कर रही होती है। फार्मेसी में गैरी को एक शख्स बंदूक की नोक पर पकड़ लेता है, लेकिन जब गैरी समझाता है कि उन्हें बस इनहेलर चाहिए तो वह मान जाता है और उन्हें इनहेलर दे देता है। वहाँ से लौटते समय गैरी अपनी बेटी की चीख सुनता है और तुरंत दौड़कर उसके पास पहुँचता है। गैरी अपने दोस्त थियरी को कॉल करता है और हेलीकॉप्टर के बारे में पूछता है। थियरी असल में एक सरकारी एजेंट है और रेस्क्यू मिशन रात में सुरक्षा की वजह से नहीं करता, इसलिए वह जेरी से कहता है कि सुबह तक इंतजार करना होगा। इसी बीच गैरी कुछ ज़ॉम्बीज़ को देखता है जो सड़क पर बैठे एक बेघर पर हमला नहीं करते बल्कि बाकी लोगों पर हमला करते हैं। यह देखकर सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि यह समझ नहीं आता कि ज़ॉम्बीज़ किस पर अटैक करेंगे और किसे छोड़ देंगे। सेफ जगह खोजते हुए गैरी अपनी फैमिली के साथ एक बिल्डिंग के अंदर जाता है। वहाँ पहले से एक और फैमिली रह रही होती है। वह लोग गैरी, उसकी पत्नी और बच्चों को अपने साथ रहने देते हैं। रेडियो पर बताया जाता है कि इस ज़ॉम्बी वायरस की वजह से सबको कई दिनों तक अपने
अपने अपने घरों में रहना चाहिए और उस दिन सब वही रात गुजारते हैं। अगली सुबह जेरी जागता है। जिस बिल्डिंग पर वह ठहरे हैं वही उनका हेलीकॉप्टर आने वाला होता है। गैरी दूसरी फैमिली को यह बात बताता है और उन्हें भी साथ चलने के लिए कहता है। वह समझाता है कि कभी भी ज़ॉम्बी इन्वेंशन हो सकता है और ऐसे अपोकलिप्टिक टाइम में सेफ रहना जरूरी है, लेकिन न्यूज में लोगों को घर में रहने की सलाह दी जाती है, इसलिए वह फैमिली बाहर जाने से मना कर देती है। गैरी और उसका परिवार उनसे विदा लेकर निकल जाते हैं। दुर्भाग्य से थोड़ी ही देर बाद ज़ॉम्बीज उस फैमिली के घर का दरवाजा तोड़कर उन पर हमला कर देते हैं। गैरी और उसका परिवार सीढ़ी से टॉप फ्लोर की ओर जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज उनका पीछा करते रहते हैं। गैरी अपनी पत्नी और बच्चों को बचाने के लिए उनसे लड़ जाता है। इस लड़ाई के दौरान एक ज़ॉम्बी का खून गैरी की नाक में गिर जाता है। तभी पीछे से थॉमस ज़ॉम्बी को शूट कर देता है। गैरी थॉमस को लेकर छत पर जाता है और खुद दीवार पर जाकर खड़ा हो जाता है। गैरी को डाउट है कि ज़ॉम्बी का खून उसके मुंह के अंदर जाने से वह भी ज़ॉम्बी बन जाए, और अगर ऐसा हुआ तो वह छत से कूद जाएगा। लेकिन गैरी ज़ॉम्बी नहीं बनता। तभी उनको बचाने के लिए उनके दोस्त थियरी का भेजा हुआ हेलीकॉप्टर वहां आ जाता है। गैरी छत पे आने वाले ज़ॉम्बीज को होल्ड करके रखता है। थॉमस का पिता भी अब ज़ॉम्बी बन चुका है। जब सभी लोग हेलीकॉप्टर में चढ़ जाते हैं तब वह भागकर हेलीकॉप्टर में पहुंच जाता है। ज़ॉम्बी उनका पीछा करते हैं और हेलीकॉप्टर पर जंप करने के लिए छत से कूद जाते हैं। हेलीकॉप्टर वहां से रवाना हो जाता है। गैरी देखता है पूरा शहर अब एक श्मशान बन चुका है। धुआं आसमान को काला कर रहा है और सड़कों पर अब इंसान नहीं बल्कि एक बेकाबू वायरस घूम रहा है। हेलीकॉप्टर शहर की जलती हुई सड़कों को पीछे छोड़ते हुए अब खुले समंदर की तरफ बढ़ रहा है। उन्हें एक बहुत विशाल नेवी शिप दिखाई देता है। ये जहाज इस वक्त दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह है, क्योंकि ज़ॉम्बी पानी में नहीं तैर सकते हैं और ये किसी भी जमीनी सरहद से मीलों दूर खड़ा है। थियरी गैरी को एक सुरक्षित केबिन में ले जाता है। यहाँ का नजारा किसी मिलिट्री हेडक्वार्टर जैसा है। थियरी उसे बताता है कि हालात अब हाथ से बाहर निकल चुके हैं। दुनिया के बड़े बड़े देश जिनकी सेनाएं कभी अजय मानी जाती थीं, वे अब घुटने टेक चुके हैं। वो एक बहुत ही युवा वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर फॉसबैक के बारे में बताता है कि वो दुनिया के सबसे बेहतरीन वैज्ञानिक और डॉक्टर्स के साथ यहाँ इस तबाही का हल ढूंढने में लगा है। वहीं पर गैरी की मुलाकात मिलिट्री कमांडर से होती है। कमांडर गैरी को कहता है कि इस जहाज पर जगह और संसाधन बहुत सीमित हैं। यहाँ सिर्फ उन्हीं लोगों को पनाह दी जा सकती है जो इस वायरस के खिलाफ लड़ने में किसी तरह की मदद कर सकें। गैरी को एक अल्टीमेटम दिया जाता है, या तो वह एक इन्वेस्टिगेटर के तौर पर दोबारा ड्यूटी ज्वाइन करें और इस वायरस के सोर्स का पता लगाएं, या फिर उसे और उसकी फैमिली को वापस जमीन पर मौजूद एक रिफ्यूजिंग कैंप माई भेज दिया जाएगा। गैरी अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए इस सुसाइड मिशन पर जाने के लिए राजी हो जाता है। गैरी डॉक्टर फॉसबैक के साथ कोरिया की एक मिलिट्री बेस कैंप हम फ्रिज के लिए रवाना हो जाता है। इस वायरस का पहला रेडियो संदेश वहीं से आया था। फॉसबैक का मानना है कि प्रकृति बहुत ही चालाक है और वो हमेशा अपनी कमजोरी को अपनी ताकत के पीछे छुपाती है। अगर वे उस पेशेंट जीरो को ढूंढ ले जहां से यह सब शुरू हुआ, तो वे शायद वायरस की कमजोरी पकड़ पाएंगे और एक वैक्सीन तैयार कर पाएंगे। लेकिन आगे जो होने वाला था उसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। और वैसे अगर आपको ऐसी ज़ॉम्बी अपोकलिप्स मूवी एक्सप्लेनेशंस पसंद हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब कहानी और खतरनाक होने वाली है। फिर सब अपनी योजना के मुताबिक साउथ कोरिया पहुंच जाते हैं। वहां एक मिलिट्री कैंप में ही वह लाभ होती है। वहां अक्सर बारिश होती रहती है, लेकिन क्लाइमेट खराब होने की वजह से उन्हें अपना प्लेन उसी कैंप के बाहर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है। जैसे ही सब बाहर निकलकर सेफ प्लेस की तरफ बढ़ते हैं, तभी अचानक वहां मौजूद कुछ लोगों पर ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं। सोल्जर्स तुरंत गोली चलाकर उन्हें मार देते हैं, लेकिन गोलियों की आवाज सुनकर और भी ज़ॉम्बीज वहां आ जाते हैं और कुछ लोगों को काटकर उन्हें भी ज़ॉम्बीज में बदल देते हैं। सबसे भयानक बात ये होती है कि गैरी के साथ आया एक साइंटिस्ट ज़ॉम्बीज को देखकर इतना डर जाता है कि घबराहट में अपनी गन निकालकर उन्हें शूट करने की कोशिश करता है। कोशिश करते करते बारिश में फिसलकर वो गलती से खुद को ही गोली मार बैठता है और वहीं मर जाता है, यानी फॉसबैक की मौत हो जाती है। तभी आर्मी बेस के कुछ सोल्जर्स जो गैरी के सहयोगी होते हैं, ये सब देखकर हथियार लेकर दौड़ते हैं। वहाँ उन ज़ॉम्बीज को शूट करके मार देते हैं और हमारी टीम को बचा लेते हैं। फिर आए हुए सोल्जर्स इस टीम को अपने बेस पर ले जाते हैं। वहाँ उनमें से एक सोल्जर्स गैरी से कहता है, ये ज़ॉम्बीज जरा सी भी आवाज सुन लें तो तुरंत हमला कर देते हैं, चाहे वह कहीं भी हो। आवाज मिलते ही दौड़ते हुए आ जाते हैं और हमला कर बैठते हैं। आखिरकार इनसे निपटने के दो ही तरीके हैं। पहला, सिर में गोली मारकर इनके दिमाग को पूरी तरह डैमेज करना, और दूसरा ऑप्शन है कि इन्हें पेट्रोल डालकर जला दिया जाए। अब क्योंकि इनकी टीम में कोई साइंटिस्ट बचा नहीं है, गैरी हाथ पर हाथ धरे वापस लौटना नहीं चाहता। वह यहाँ आकर इस बात की तहकीकात करना चाहता है कि यह वायरस असल में बना कैसे। गैरी जब इन सोल्जर्स के साथ बातचीत करता है तो वह उसे एक कमरे में ले जाते हैं और बताते हैं दुनिया में सबसे पहले उन्होंने ही हिल सिटी में इस ज़ॉम्बी वायरस को देखा था।
शुरुआती दौर में इस आर्मी कैंप में भी एक डॉक्टर संक्रमित हो गया था। वह डॉक्टर शहर में एक मरीज का इलाज करने गया था, लेकिन वही मरीज ज़ॉम्बी बन गया और उस पर हमला कर दिया। जब सोल्जर्स उस डॉक्टर को कैंप में वापस लाए तो उसने कमरे में मौजूद बाकी सैनिकों पर भी हमला कर दिया। यही कमरे में 16 सोल्जर्स एक दूसरे पर टूट पड़े और सब इन्फेक्टेड हो गए। हालात काबू से बाहर हो गए और कोई ऑप्शन न बचने पर बाकी सोल्जर्स ने कमरे में मौजूद सभी लोगों को मार डाला। लेकिन यह ज़ॉम्बी वायरस इतना ताकतवर था कि आज भी उस कमरे में एक ज़ॉम्बी जिंदा हरकत करता रहता है। यह सब सुनकर गैरी को अब तक यह समझ नहीं आता कि यह वायरस आखिर कैसे शुरू हुआ और इसके पीछे कोई कारण या सुराग है भी या नहीं। तभी सोल्जर्स गैरी को एक कैदी के पास ले जाते हैं। जब बेस पर ज़ॉम्बीज ने हमला किया था तब वह भी उसी कमरे में था, लेकिन अकेला बच गया। वह कैदी गैरी से कहता है कि सभी लोगों के दांत निकाल दो, क्योंकि जो लोग इन्फेक्टेड होते हैं वह तभी पूरी तरह मरते हैं। कैदी कहता है कि ऐसा करने से वायरस के फैलाव और ज़ॉम्बीज को रोका जा सकता है। फिर वह गैरी को बताता है ज़ॉम्बीज के हमले से एक हफ्ता पहले ही जेरूसलम में सरकार ने पूरे शहर के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बना दी थीं। इसका मतलब है कि उन्हें वायरस के बारे में पहले से पता था, इसलिए सबसे ज्यादा संभावना है कि यह वायरस यहीं से शुरू हुआ होगा। यह सुनकर गैरी सच पता लगाने के लिए जेरूसलम जाने का फैसला करता है। गैरी अपनी टीम के साथ साइकिल पर बैठकर प्लेन तक पहुंचता है। वहां से निकलने की तैयारी करते हुए वे प्लेन में फ्यूल भरवाते हैं। सब चुपचाप अपना काम कर रहे होते हैं। तभी गैरी की पत्नी उसे फोन पर कॉल करती है। उसकी आवाज सुनते ही आसपास मौजूद सारे ज़ॉम्बीज अचानक उठ खड़े होते हैं और टीम पर हमला कर देते हैं। इस हमले में पहले से ही छोटी टीम और भी कम हो जाती है। आखिरकार सिर्फ गैरी और प्लेन का पायलट ही बचते हैं। इसके बाद गैरी अपनी पत्नी को कॉल करके बात करता है। फिर गैरी और पायलट प्लेन से लंबा सफर तय करके जेरूसलम पहुंचते हैं। आसमान से देखने पर जेरूसलम शहर किसी अजूबे जैसा लग रहा है। इजराइल पहले से ही पूरी तरह तैयार नजर आता है। इसके चारों तरफ मीलों लंबी और सैकड़ों फीट ऊंची कंक्रीट की एक विशाल दीवार खड़ी है। दीवार के बाहर लाखों की तादाद में ज़ॉम्बीज का एक समंदर दिखाई देता है जो पागलों की तरह उस दीवार को खुरच रहे हैं। गैरी को एक मिलिट्री कॉन्वॉय से शहर के अंदर ले जाया जाता है। इसी दौरान गैरी सेगन से मिलता है जो उसे इजरायली इंटेलिजेंस ऑफिस में लेकर जाती है, जहां गैरी की मुलाकात जर्गन से होती है। वह उससे सीधा सवाल पूछता है, आपको इस तबाही के बारे में पहले से कैसे पता था? आपने यह दीवार रातों रात कैसे खड़ी कर ली? जर्गन गैरी को इजराइल के 10th मैन रूल के बारे में बताता है। वह समझाता है कि इतिहास में इजराइल ने बहुत से धोखे खाए हैं, इसलिए उन्होंने एक कानून बनाया। अगर 10 लोग किसी एक मसले पर चर्चा कर रहे हैं और उनमें से 9 लोग एक ही बात पर पूरी तरह सहमत हैं, तो यह 10वें आदमी की कानूनी जिम्मेदारी है कि वह उन सब के खिलाफ सोचे। अगर सब कह रहे हैं कि खतरा नहीं है, तो 10वां आदमी यह मानकर तैयारी करेगा कि खतरा बहुत बड़ा है। जर्गन वही 10वां आदमी था। जब दुनिया भारत से आने वाले ज़ॉम्बी वाले संदेशों को मजाक समझकर इग्नोर कर रही थी, तब जर्गन ने इसे सच माना और इजराइल ने अपनी पूरी ताकत इस दीवार को बनाने में झोंक दी। इजराइल ने अपनी सीमाओं को पूरी तरह सील कर दिया है, लेकिन वे दुनिया भर से आने वाले स्वस्थ शरणार्थियों को अंदर आने की इजाजत दे रहे हैं। शहर के अंदर का नजारा बहुत ही अच्छा है। अलग अलग धर्मों और देशों के लोग वे एक साथ मिलकर खुशियां मना रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वे मौत के चंगुल से बच निकले हैं। वे गाने गा रहे हैं और लाउड स्पीकर्स पर प्रार्थनाएं कर रहे हैं। लेकिन गैरी को यहाँ एक बहुत बड़ी गड़बड़ महसूस होती है। ज़ॉम्बी भले ही देख ना सके, लेकिन उनकी सुनने की शक्ति बहुत तेज है। शहर के अंदर का यह शोर दीवार के बाहर कई ज़ॉम्बीज की भीड़ को पागल कर रहा है। तभी दीवार के बाहर खड़े लाखों ज़ॉम्बी एक दूसरे के ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। वे एक दूसरे के शरीर का इस्तेमाल करके एक विशाल इंसानी पहाड़ बना लेते हैं। उनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि वे चंद मिनटों में उस ऊंची दीवार की चोटी तक पहुंच जाते हैं। गैरी सबको चुप होने के लिए कहता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ज़ॉम्बी दीवार फांदकर शहर के अंदर गिरना शुरू हो जाते हैं। जेरूसलम की सुरक्षित गलियां पल भर में कत्लगाह बन जाती हैं। लोग अब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। इजरायली सेना जवाबी कार्रवाई करती है, लेकिन ज़ॉम्बी की तादाद इतनी ज्यादा है कि गोलियां कम पड़ रहे हैं। शहर के अंदर की हालत को बेकाबू होता देख सेगन और कुछ सैनिक गैरी को लेकर एयरपोर्ट की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर तरफ से ज़ॉम्बीज हमला करते हैं। बचते बचते जब वे कुछ दूर पहुंचते हैं, तो दूसरी तरफ से एक पागल ज़ॉम्बीज की भीड़ हमला कर देती है। ये लोग एक छोटे दरवाजे से वहां से बच निकलते हैं। वहां मौजूद एक हेलीकॉप्टर भी उन्हें कवर फायर देता है, लेकिन जेरी नोटिस करता है कि उनमें से कुछ लोगों को ज़ॉम्बीज बिल्कुल भी टारगेट नहीं कर रहे हैं। कुछ सोल्जर्स के साथ भागते वक्त एक औरत को एक ज़ॉम्बी पकड़ के काट लेता है। जेरी तुरंत चाकू से उसका हाथ काट देता है और इसी वजह से वह ज़ॉम्बी नहीं बनती। सब मिलकर हेलीकॉप्टर पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज हेलीकॉप्टर को नष्ट कर देते हैं। अब जब सब सोच रहे होते हैं कि आगे क्या करें, तभी समय पर एक पैसेंजर फ्लाइट टेक ऑफ के लिए तैयार होती दिखती है।
गैरी और बाकी लोग पायलट्स को सिग्नल देते हैं और आखिरी मिनट में उस प्लेन में चढ़ जाते हैं। पायलट्स को नहीं पता कि कहाँ जाना है, लेकिन फिलहाल ज़ॉम्बी से भरे इलाके से निकलना जरूरी है, इसलिए वह तुरंत प्लेन उड़ाते हैं और मैप देखकर सोचते हैं कि कोई सेफ जगह ढूंढनी होगी। प्लेन में बहुत सारे लोग होते हैं। गैरी समझता है कि जो लोग ज़ॉम्बीज का टारगेट नहीं बने, उनमें सबसे कॉमन बात ये है कि उनमें से ज्यादातर गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर से पीड़ित थे। ये जानकारी बहुत कीमती हो सकती है, क्योंकि इसी से शायद कोई वैक्सीन बनाई जा सके। ये सोचकर गैरी तुरंत अपनी पत्नी और थियरी से बात करता है। फिर वह पायलट से कहता है कि डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले उसे पास के रिसर्च सेंटर में उतार दें। पायलट्स इस प्लान को मान लेते हैं और प्लेन का रास्ता बदल देते हैं। गैरी अब थोड़ा आराम से बैठा होता है, तभी एक फ्लाइट अटेंडेंट स्टोरेज रूम का दरवाजा खोलती है। अचानक वहाँ से एक ज़ॉम्बी निकलता है और उस लेडी को पकड़ लेता है। गैरी और बाकी लोग पास वाले कैबिन से आवाजें सुनते हैं। धीरे धीरे पर्दा हटाकर देखते हैं तो पता चलता है कि पूरा कैबिन पहले से ही ज़ॉम्बीज से भरा हुआ है। प्लेन में ज़ॉम्बी अटैक हो जाता है और जो भी वहाँ था सब ज़ॉम्बीज में बदल चुके होते हैं। यह देखकर सब लोग डर जाते हैं। गैरी सबको शांत रहने का इशारा करता है ताकि और आवाज ना हो। लोग जल्दी से अपनी लगेज रखकर पैसेज को ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन अफसोस एक आदमी गलती से अपना बैग गिरा देता है। आवाज सुनते ही पास खड़े ज़ॉम्बीज आकर्षित हो जाते हैं और लोगों पर हमला कर इन्फेक्शन फैलाने लगते हैं। तब गैरी तुरंत एक आइडिया सोचता है। वो एक सोल्जर के पास रखा ग्रेनेड उठाता है और उसे ब्लास्ट कर देता है। धमाके से प्लेन में बड़ा छेद हो जाता है और कैबिन का प्रेशर डीकम्प्रेस हो जाता है। नतीजा यह होता है कि अंदर मौजूद सारे ज़ॉम्बीज खींचकर बाहर गिर जाते हैं। गैरी ने सीट बेल्ट बांध रखी होती है, इसलिए वह प्रेशर की वजह से बाहर नहीं उड़ता और प्लेन के अंदर ही बच जाता है। लेकिन एक ज़ॉम्बी प्लेन के टरबाइन में फंस जाता है, जिससे इंजन खराब हो जाता है। पायलट इस प्लेन को कंट्रोल नहीं कर पाते और जितना हो सके उतना सुरक्षित तरीके से उसे क्रैश लैंड करा देते हैं। क्रैश इतना जोरदार होता है कि उसमें सिर्फ 2 लोग ही जिंदा बचते हैं, गैरी और वह सोल्जर लड़की जो उसके साथ थी। हादसे में लड़की को कुछ नहीं होता, लेकिन जेरी के पेट में मेटल चुभ जाता है और वह घायल हो जाता है। वह दोनों अब लैब की तरफ रवाना हो जाते हैं। मीलों पैदल चलकर लैब के गेट तक पहुंचते हैं। गैरी वहां पहुंचने के बाद ज्यादा खून बहने की वजह से बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तब वह देखता है कि 2 लोग वहां पर खड़े हैं और उसे देख रहे हैं। दरअसल ये दोनों साइंटिस्ट होते हैं। वो लोग गैरी से पूछते हैं कि वह यहाँ क्या करने आया है, तो वह लैब के मुख्य वैज्ञानिकों के सामने अपनी पूरी थ्योरी पेश करता है। वह कहता है कि हमें वायरस से लड़ने के लिए दवा की नहीं बल्कि एक कब्र की जरूरत है। वह समझाता है कि या ज़ॉम्बी उन लोगों को अपना शिकार नहीं बनाते जो पहले से ही किसी गंभीर या जानलेवा बीमारी से जूझ रहे हैं। गैरी का कहना है कि अगर हम खुद को किसी ऐसी बीमारी से संक्रमित कर लें जिसका इलाज संभव हो, तो हम इन दरिंदों के लिए अदृश्य हो जाएंगे। क्योंकि उन्हें अभी तक कोई और सॉल्यूशन नहीं मिला था, इसलिए वो साइंटिस्ट इस थियरी को टेस्ट करने के लिए मान जाते हैं। लेकिन वो बताते हैं कि सारी खतरनाक बीमारियों के सैंपल लैब के दूसरे हिस्से बी विंग में रखे हैं और बी विंग पूरी तरह ज़ॉम्बीज के कंट्रोल में है। गैरी खुद बाहर जाना का फैसला करता है। वो सैगम और एक साइंटिस्ट के साथ दबे पांव अंदर घुसते हैं। जब वो आगे जा रहे होते हैं तो साइंटिस्ट की पाइप एक बॉक्स से टकरा जाती है। तभी एक ज़ॉम्बी एक्टिव हो जाता है। जब वह गैरी पर हमला करने ही वाला होता है तभी सेगन उसे शूट कर देती है। गन की आवाज से बाकी ज़ॉम्बीज भी अट्रैक्ट हो जाते हैं और वे उन तीनों के पीछे पड़ जाते हैं। वह लोग वहाँ से भागने लग जाते हैं। आगे जाकर गैरी सेगन और साइंटिस्ट को वापस जाने को कहता है और खुद संपल वाले लेब की तरफ जाता है। ज़ॉम्बीज भी उसके पीछे चले जाते हैं। दूसरी तरफ सेगन और साइंटिस्ट ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और भागते हुए वापस साफ एरिया में चले जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। गैरी बहुत सावधानी से उस चैम्बर तक पहुंच जाता है जहां बीमारियों के वायरस रखे हैं। वो एक बॉक्स में कुछ रैंडम सैंपल भर लेता है, लेकिन जब वो वहां से जा रहा होता है तब एक ज़ॉम्बी दरवाजा बंद करके वहां खड़ा रहता है। गैरी के पास कोई हथियार नहीं रहता है। वह अपनी थ्योरी टेस्ट करने के लिए एक सैंपल अपने हाथ में इंजेक्ट कर लेता है। थोड़ी देर वहीं बैठ जाता है। इसके बाद गैरी लैब के दरवाजे को खोल देता है। उसकी थ्योरी सही साबित होती है। ज़ॉम्बी उसे ऐसे अनदेखा कर देता है जैसे वह वहां पर है ही नहीं। गैरी ज़ॉम्बी को लैब में बंद करके वहां से चला जाता है। अब गैरी को अपनी थ्योरी पर फुल कॉन्फिडेंस होता है। रास्ते में सैकड़ों ज़ॉम्बी खड़े हैं, लेकिन कोई उसे छूता तक नहीं और वह ज़ॉम्बी के बीच से बिना किसी डर के वापस साइंटिस्ट के पास आ जाता है। वह तुरंत गैरी का इलाज करते हैं। अब गैरी अपनी फैमिली से मिलने के लिए वहां से रवाना हो जाता है। पूरी दुनिया में जो भी इंसान बचे थे उन्हें इन बीमारियों के इंजेक्शन दिए जाने लगे। अब इंसान डरने के बजाय मुकाबला कर रहे थे। मिलिट्री ने अब ज़ॉम्बी को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया। हम देखते हैं कि कहीं पर ज़ॉम्बी को बिल्डिंगों के ऊपर से जलाया जा रहा है, कहीं पर उन्हें एक बड़े स्टेडियम में इकट्ठा कर उन पर बम डाला जा रहा है। ज़ॉम्बी के बॉडी से बने बड़े बड़े पहाड़ों को जलाया जा रहा है। फिल्म के आखिर में गैरी वापस उस इलाके में पहुंचता है जहां
जहां उसकी फैमिली उसे ढूंढ रही थी। वो अपनी पत्नी और बेटियों को गले लगाता है। गैरी कहता है, ये अंत नहीं है, हमने अभी सिर्फ खुद को बचाना सीखा है, जीतना अभी बाकी है, हमें अब एक दूसरे का हाथ पकड़कर लड़ना होगा। इसी के साथ फिल्म की कहानी का अंत हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और ऐसी ही और मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।